सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ईपीएफओ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 2-3 महीने बचे हुए एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से हम लोग आज सिलेबस शुरू करने वाले, जो सिलेबस इसका जो पैटर्न है ना, पैटर्न जो जो किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है या फिर लेबर लॉ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो आप मेरे साथ बने रहिए। तो पहला एक वर्ड आता है, उसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया है ना, फिलाडेल्फिया आता है। देखिए प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि प्रश्न ये आ जाएगा ना कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, ये कौन से डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट ये देखिए प्रश्न आया हुआ है यहाँ पर। सो आप पहले देख लीजिए, लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, ये डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा और बात क्या लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें 4 वर्ड लिखा हुआ है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, तीसरा है पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, यानी कि किसी और मतलब कहीं और की गरीबी जो है वो हर मतलब सभी तरह की प्रोस्पेरिटी को जो है वो हर तरह की प्रोस्पेरिटी को वो ख़त्म कर सकती है। ठीक है, चौथा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल इक्वल इंडस्ट्री, इसको थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, इक्वल इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है ना, इक्वल इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ अपॉर्चुनिटी। ये 4 वर्ड है कहाँ पर, डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आ चुका है, कैसा प्रश्न आ चुका है देख लीजिए, थ्योरी से प्रश्न आ चुका है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी थ्योरी। देखिए एफिशिएंसी थ्योरी जो है ना, ये फंक्शनल थ्योरी को कहा जाता है, एफिशिएंसी थ्योरी। ठीक है ना, कितने एफिशिएंसी के साथ जो है लेबर वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, उसको कहते हैं फंक्शनल थ्योरी। ठीक है, सो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, ये कौन से थ्योरी में है, तो डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया में है ना। सो आप लोग जो है ये तीनों थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए शेड्यूल 7, आप लोग शेड्यूल पढ़े होंगे ना, आप लोग शेड्यूल पढ़े होंगे शायद, स्टेट लिस्ट, आपके कंकरेंट लिस्ट वगैरह पर आप लोग पढ़े होंगे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये किस में है, ये शेड्यूल 7 में है। तो शेड्यूल 7 में लेबर जो है, लेबर वर्ड जो है ये किस में है, ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। कंकरेंट लिस्ट यानी कि इसमें संसद यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकता है, इसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेबर लेजिस्लेशन एंड देयर राइट्स, लेबर्स का जो राइट्स मिला हुआ है ना, लेबर्स का राइट्स लाइक फंडामेंटल में है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी में भी है, प्रियम्बल्स में भी है और फंडामेंटल में भी है। देखिए ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न 2021 का प्रश्न है सॉरी। और ये जो मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न शायद 2019 में आ चुका है, मे भी, है ना, अब मुझे याद नहीं पड़ रहा। सो प्रश्न ये था ना कि लेबर लॉ से जुड़ा हुआ जो राइट्स है ये कौन कौन से किस किस चैप्टर में है, लाइक प्रियम्बल्स में है, डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में है या फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है, ये आप याद रखिएगा, ये प्रियम्बल्स में है, डीपीएसपी में है और फंडामेंटल राइट्स में है। तो फंडामेंटल राइट्स में कहाँ कहाँ है ये हमको, ये तो हमें देखना होगा ना। तो फंडामेंटल राइट्स में कहाँ है, अंडर आर्टिकल 14, 16, 19(1), 19(1) का 19(1) सब क्लॉज सी में है, 21, 23, 24 एंड 35। यहाँ आप लोग कॉमा दे दीजिएगा, यहाँ आप लोग कॉमा दे दीजिएगा। ठीक है, फिर डीपीएसपी में, अच्छा अभी हम लोग ये सबको देखने वाले हैं, ये जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स है ना, इस सबको देखने वाले कि कहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है और कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ है बाद में। ठीक है, संसद के माध्यम से कौन कौन सा एक्ट पारित हुआ है। फिर हम लोग देखने वाले हैं डीपीएसपी को देखने वाले हैं। डीपीएसपी में क्या क्या है, तो अंडर आर्टिकल 38, 39, 31, 39 का ए, 41, 42, 43 ए, 46, 47, ये भी अभी हम लोग देखने वाले हैं पूरा अच्छी तरह से। देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो है अंडर आर्टिकल 32 ये रिट जारी करता है, पता आपको होगा, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226 के माध्यम से रिट जारी करता है। और 227 में भी हम लोगों का ये लेबर लॉ के बारे में दिया गया है। अब देखिए प्रश्न ये आया हुआ था ना कि मैग्ना कार्टा, ये जो मैग्ना कार्टा है लेबर लॉ से जुड़ा हुआ जो मैग्ना कार्टा है ये कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 39, 39 का ए, 41, 42, 43, 43 का ए, ये क्या क्या है ये भी अभी हम लोग देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप लोग अच्छा लग रहा होगा तो फिर लाइक और जो भी है करना कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है, देखिए
सम लेबर लॉज आर कैटेगराइज्ड बाय यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा यूनियन लिस्ट में आता है और कौन कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आता है। प्रश्न यहीं से आएगा, अब बिलीव कीजिए मेरा, प्रश्न यहीं से आएगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। लाइक रेगुलेशन एंड लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। अगर माइंस और ऑयल्स फील्ड्स में अगर लेबर लॉ का रेगुलेशन करना है तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। देखिए इंडस्ट्री में अगर डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट्स वर्ड अगर जहाँ भी आएगा तो ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में भी डिस्प्यूट आता है, कहाँ आता है मैं बताऊँगा आपकी अभी। ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, यूनियन एजेंसी जो होता है, ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने बताया ना कि डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन लेबर डिस्प्यूट अगर आएगा ना तो ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। मैंने पहले बताया था ना कि लेबर जो है ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, तो लेबर से जुड़ा हुआ जो डिस्प्यूट्स है ये भी कंकरेंट लिस्ट का ही हिस्सा है, और इंडस्ट्री का जो डिस्प्यूट्स है ये यूनियन लिस्ट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस ये प्रश्न आ चुका है कि इंश्योरेंस जो है ये किस चीज़ का हिस्सा है, लेबर लॉ से जुड़ा हुआ किस्सा इसका है, तो ये कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। मैटरनिटी ये भी जो है कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। वेलफेयर, देखिए वेलफेयर स्कीम जो बनता है ना, ओल्ड एज स्कीम बनता है, पेंशन स्कीम बनता है, प्रोविडेंट फंड जो होता है, ये सारा का सारा कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैटरनिटी जो रेड कलर दिख रहा है ना, ये आपका प्रश्न आ चुका है कंकरेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ, ये मे बी 2016 या 17 में आ चुका है ये क्वेश्चन, कंकरेंट लिस्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि वेलफेयर एंड ओल्ड एज पेंशन वगैरह ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो मैंने बताया था उस समय, ये VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉ से जुड़ा हुआ है कुछ आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 19(1)(c) ये एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। ठीक है ना, एम लक्ष्मीकांत, ये आप मूल अधिकार जब ऑन कीजिएगा ना, खुलेगा जब मूल अधिकार, उसमें दिया हुआ है। तो 19(1) का C में क्या है, टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियंस। 19(1)G में क्या दिया हुआ है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, काम वगैरह जो है, ट्रेड व्यापार कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। ये 19(1) का G में दिया गया। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिटेड ट्रैफिकिंग ह्यूमन्स एंड फोर्ज्ड लेबर। ये प्रश्न आया हुआ था कि फोर्ज्ड लेबर को कैसे रोका जा सकता है, तो अंडर आर्टिकल 23 में है। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था कि मैग्ना कार्टा हम बताने वाले हैं, ये मैग्ना कार्टा है, लेबर लॉ से जुड़ा हुआ मैग्ना कार्टा, तो किस में है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 39 का A ये क्या कहता है, इक्वल राइट टू एन एडिक्यूट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए जो एक इक्वल राइट होना चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा का हिस्सा है, देख लीजिएगा, प्रश्न ये आ जाएगा कि मैग्ना कार्टा का हिस्सा इसमें से कौन कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना होगा इसको। फिर 39 का A में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ देखिए छोटा है यहाँ बड़ा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेस टू जस्टिस। अरे यार सॉरी, मुझे एक मिनट टाइम दीजिए। हाँ, सो क्या था, कहाँ थे हम लोग, एक सेकेंड। सो देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेस टू जस्टिस, ये प्रश्न आ चुका है, ये किस में है, 39 का A में है। ठीक है, देखिए इसमें और क्या लिखा हुआ है, सच अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट डिनाइड बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक एंड ऑर्डर डिसेबिलिटीज़, यानी कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो जस्टिस का जो एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है, इसको आप रोक नहीं सकते, डिनाइड नहीं कर सकते, यह कहकर कि आप इकोनॉमिक या फिर डिसेबल है। समझ रहे आप ना, संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, अच्छा ये 39 का ये क्या है, ये DPSP का हिस्सा है या फिर मूल अधिकार का हिस्सा, बताइए। ऑफकोर्स ये DPSP का हिस्सा है ना, DPSP का हिस्सा है। ठीक है, 41 भी तो DPSP का हिस्सा है सॉरी। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ये फॉर मतलब FOUR नहीं है, FOR है, फॉर मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जब जो नहीं होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह होता है, उसको क्या किया जाता है, पे मनी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी।
ठीक है। वो जो एक एक आई मीन कानून बना था कि 6 महीना या 3 महीना पहले और 3 महीना बाद जो है उसको 6 महीना या 3 महीना समथिंग कुछ है, मुझे पूरा आई मीन श्योर याद नहीं है। तो 3 महीना या 6 महीना समथिंग कुछ ऐसा है कि प्रेगनेंसी से पहले और मदर बनने के बाद जो उसको मनी दिया जाएगा, ठीक है। इसको मैटरनिटी रिलीफ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेनिफिट्स कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। देखिए ये प्रश्न है 2021 में आया हुआ है, यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में कौन सा बेनिफिट दिया गया है? बताइए कौन सा बेनिफिट दिया गया है। अभी मैंने बताया आपको, ये जो है ना मैटरनिटी रिलीफ जो है ये आर्टिकल 42 में तो है ही, और इसको जोड़ा गया था किसमें? तो इसको जोड़ा गया है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में। किसमें? तो मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैटरनिटी बेनिफिट है, लेकिन अगर कहा जाएगा कि टेम्परेरी डिसेबल्ड तो ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 43, लिविंग वेज, सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क, याद रखिएगा आप लोग। 39 का डी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इक्वल रेनुमेरेशन एक्ट 1976, ये तो एक्ट पास हुआ था, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 39 का डी में क्या दिया हुआ है? इक्वल रेनुमेरेशन, यानी कि मेल हो या फीमेल हो सबको इक्वल वेजेस दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रश्न आ चुका है और मे भी बाद में भी आ जाए, ठीक है। कि ये कौन सा एक्ट के द्वारा पारित किया गया था? तो एक्ट 1976 के द्वारा पारित किया गया था। फिर देखिए 41 क्या कहता है? अभी हम लोग का जो मनरेगा बना हुआ है ना, मनरेगा जिसमें 100 दिन का जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, लेबर वगैरह ये सब है ना, तो ये सब है। पीएम स्वरोजगार योजना है, ये किस में आता है? ये आर्टिकल 41 में आता है, ठीक है। 43 ए में क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आया नहीं है बट मे भी आ सकता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, यानी कि एक अगर कोई उद्योग वगैरह बन रहा है ना, तो उद्योग में वर्कर का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये पहली बात तो है कि डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है और ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आया नहीं है, आ जाएगा। फिर आर्टिकल 43 का बी क्या है? कॉरपोरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारिता, सहकारिता हिंदी में सहकारिता कहते हैं, ठीक है। तो सहकारिता वर्ड को जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट 2011 में, यानी कि संविधान का संशोधन करके सहकारिता शब्द को जोड़ा गया था। ये भी प्रश्न अभी तक आया नहीं है, मे भी आ जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू। ये हम लोग का लेसन 1 हो गया। लेसन 2 जो है हम लोग कल लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक एंड शेयर वगैरह जो भी है, ठीक।